हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 के फिटर ट्रेड का यानी कि एनसीवीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, इसका सेट नंबर 3 के आंसर की डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, तो सेट नंबर 3 के आंसर की में हम देखते हैं क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एस एक्स शोन इन फिगर, मतलब जो ये मार्क किया है इसका नाम क्या है। तो देखो चित्र में दिया गया ये क्या है, ये है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर के भागों के नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। इसमें इसको बोलते हैं एनविल, ये स्पिंडल है, ये मूवमेंट करता है आगे और पीछे। ये स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशंस, मतलब ये यहाँ पे ये इसको बोलते हैं बेरल या थिम्बल। तो जब ये रोटेट करता है तो ये इस पर आगे पीछे होता है, लेकिन जिसके ऊपर आगे पीछे होता है उसको बोलते हैं स्लीव। स्लीव से हम क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, और यहाँ से हम लेते हैं माइक्रोमीटर के थिम्बल की रीडिंग, है ना। इसमें क्या करते हैं, लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके टोटल रीडिंग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा थिम्बल। ये रेटेड स्टॉप मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जॉब होल्ड करने के बाद जब जहाँ पे ये रुकेगा उसके बाद इसको और ज़्यादा घुमाएंगे तो ये कट करके स्लिप होने लगेगा, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ताकि ये क्या होगा, डायमेंशन बिगड़े नहीं इसका। तो डायमेंशन नहीं बिगड़ने के लिए रेटेड स्टॉप दिया जाता है। और जहाँ पे हमें रीडिंग लेना है उसको फिक्स करने के लिए एक स्पिंडल लॉक होता है ना। ये स्पिंडल लॉक करने के बाद कि हिलता डुलता नहीं है, ताकि मेजरमेंट में कोई इनएक्यूरेसी ना हो। इसको बोलते हैं फ्रेम या बीम, है ना। तो ये दिया है ना, इसमें इसका नाम पूछा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थिम्बल होगा। क्या नाम होगा, थिम्बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। अब 0.5 mm पिच दिया है, निकालना क्या है, हमें स्पिंडल मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट को बोलते हैं लीड, स्पिंडल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। अब देखो पिच निकालने का, स्क्रू थ्रेडिंग में पिच निकालने का एक फार्मूला है। पिच मतलब पिच यानी कि जैसे मान लो कोई स्क्रू है, इस तरह का कोई स्क्रू है, इस स्क्रू को एक चक्कर घुमाने पर ये जितना आगे खिसकता है उसको बोलते हैं लीड, ठीक है ना, जो निकालने का बोल रहा है। और पिच का मतलब होता है एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे, एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। और पिच के बाद अब इसमें जितने भी थ्रेड होते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स स्क्रू गेज के केस में क्या होंगे, 50, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं अपन, पिच क्या होता है, पिच इक्वल टू होता है लीड इनटू नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स यानी कि भागों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड कितने क्रॉस हो रहे हैं उससे निकलता है पिच। तो पिच तो दिया ही है 0.5, लीड हमें निकालना है, लीड मतलब L मान लो, तो लीड निकालना है ना, मूवमेंट निकालना है। और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हो जाएंगे, 50। तो लीड कितनी हो जाएगी अपन में 50, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। और यही क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब वह न्यूनतम दूरी जिसे कोई भी मापक यंत्र शुद्धतापूर्वक नाप सकता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो इसी से इसका लिस्ट काउंट निकलता है। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 0.01 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट। ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें कि ये जो है इसका भाग का नाम क्या है। तो वर्नियर कैलिपर के भागों के नाम देख लेते हैं। जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उनके भागों के नाम एक बार आप देख लेना। ये वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ये जो दिया है, जो ये पूछ रहा है, ये है स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ, यानी कि डेप्थ बार बोल दो, डेप्थ राड बोल दो, है ना, ऐसा होता है इसका। ये मेन स्केल बोलते हैं इसको। ये जो पैमाना है ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मूवमेंट होता है इसमें आगे पीछे में। ये स्क्रू क्लैंप है ना, ये तो लॉक करने के लिए होता है। और ये जास फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन, ये मतलब बाहरी जबड़ों का व्यास नापने से, मान लो कोई सिलेंड्रिकल जॉब इसका बाहर से नापना है इसको, है ना, सॉलिड रॉड को, तो इसको नापने के लिए ये बाह्य जास का उपयोग करते हैं। और किसी का इंटरनल डायमेंशन नापना है सिलेंडर का, तो इसको इनर जास का उपयोग करते हैं। तो ये इनर जा होगा, ये आउटर जा होगा, ये वर्नियर स्केल हो गया, स्क्रू क्लैंप हो गया, मेन स्केल हो गया, डेप्थ रॉड हो गया। तो ये इसके भागों के नाम है। हमें क्या पूछा है, इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डेप्थ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 mm टू 75 mm शोन इन फिगर, मतलब इसकी रेंज दी है, इसकी रीडिंग निकालना है। बाहरी माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या होगी। अब इसकी रीडिंग निकालने के लिए हमें देखो सबसे पहले तो देखना है कि रेंज दी है क्या इसमें। तो रेंज कितनी दी है, 50 से 75 mm, 75 mm। इसमें ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम रेंज। तो ये वाली हमें बेस रीडिंग देगी, मतलब 0 की जगह 50 कंसिडर करना है। तो एक तो ये लिख लो पहले, बेस रीडिंग कितनी हो जाएगी, बेस रीडिंग तो हो गई 50 mm, 50 mm। ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, यानी क्योंकि लोअर रेंज में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है इसकी रीडिंग, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 50 तो पहले से ही है, ठीक है ना। अब हम
अब हमारा वही फार्मूला होगा, पहले क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वर्नियर यानी कि थिम्बल की रीडिंग लेंगे, थिम्बल की रीडिंग लेंगे और इसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रीडिंग आ जाएगी हमारी टोटल। और ये इसके साथ जब रेंज दी हो तो एक बेस रीडिंग और हम जोड़ेंगे इसमें, जो बेस रीडिंग है ये और जोड़ेंगे इसमें, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट होगा 0.01 mm। बेस रीडिंग हमारे पास आ चुकी है, अब हमें निकालना है मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग में क्या होगा, मेन स्केल में देखो, मेन स्केल में देखो ये 0, 0, 5 और 10, 10 तो पूरा पूरा है, लेकिन 10 के बाद 1, 2 और 3, यानी कि ये रीडिंग हो जाएगी 13 मेन स्केल की रीडिंग। लेकिन 13 के बाद देखो ये 0.5, ये सब डिवीज़न है नीचे वाले, इस सब डिवीज़न में ये 0.5 और इसने क्रॉस कर दिया है, तो ये हो जाएगी 0.5 mm। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, मेन स्केल की रीडिंग हो गई 13.5 mm। अब हमें निकालना है इसकी रीडिंग, थिम्बल की रीडिंग। तो थिम्बल में देखो, थिम्बल में 10 के बाद 10 के बाद 11, 12 और 13, ये 13 वाला भाग ठीक इस जीरो लाइन के सामने है, तो इसकी रीडिंग भी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13 थिम्बल की रीडिंग, है ना। थिम्बल बोल दो या सर्कुलर स्केल बोल दो इसको, सर्कुलर स्केल बोलो, थिम्बल स्केल बोलो, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। तो मतलब कुल मिला के ये जो घूमता है इसकी रीडिंग के साथ लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। आप इसको जो समझना है समझिए, थिम्बल रीडिंग बोलो चाहे सर्कुलर स्केल की रीडिंग बोल दो। तो अब थिम्बल रीडिंग कितनी आ रही है हमारी, थिम्बल रीडिंग आ रही है हमारी 13, इसके साथ लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट ये वाला इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.01, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.13, है ना, mm हो जाएगा। ठीक, अब बेस रीडिंग, अब ये वाला हमें देखना है, बेस रीडिंग प्लस मेन स्केल की रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल की रीडिंग। तो बेस की रीडिंग मतलब ये बेस रीडिंग प्लस मेन स्केल प्लस थिम्बल रीडिंग, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 50 प्लस ये कितना होगा 13.5 प्लस कितना होगा ये 0.13, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 63.63, ये रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ये इसकी रीडिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन में ये वाला, ठीक है ना, तो ये आंसर होगा 16.63। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेंट स्नीप। स्नीप जो काटने के लिए उपयोग होती है, शीट मेटल वर्क से क्वेश्चन है ये, तो शीट मेटल वर्क में जो काटने के लिए उपयोग होता है औजार उसको बोलते हैं स्नीप। स्नीप मतलब एक तरह से कैंची समझ लो आप, धातु को शीट को काटने के लिए जो कैंचियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको बोलते हैं स्नीप। तो स्नीप ये इतने बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन यहाँ मेनली 4 प्रकार के दिए। सीधी सीधी होती है तो इसको बोलते हैं स्नीप, स्ट्रेट स्नीप। ये ऐसी बेंड होती है, इसका जो ये दोनों जो कटर हैं ये अगर ऐसे सर्कुलर शेप में हो तो इसको बोलते हैं बेंट स्नीप। और ये जो है ना, ये साइड कटिंग प्लायर जैसा हो ना, इसको साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं या साइड कटिंग स्निप भी बोल सकते हैं। ये हैंड क्रिम्पिंग प्लायर होता है ना, क्रिम्पिंग टूल जैसा होता है ये। तो अब यहाँ दिया है बेंड स्निप का उपयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ, देखो ये गोल गोल दिख रहा है ना, तो सर्कुलर चीज़ों को काटने के लिए होगा, तो सर्कुलर कट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए भाग का नाम क्या है। तो ये इसका भाग का नाम पूछा, ये क्या है, शीट मेटल कटर है ना, शीट मेटल कटर है। और शीट मेटल कटर में ये लीवर होता है, इसको अपन प्रेस करते हैं तो यहाँ शीट को रख के काटते हैं। तो ये लोअर ब्लेड होता है, ये अपर ब्लेड होता है, इसमें और कुछ है ही नहीं, ये लीवर है, ये अपर ब्लेड है, ये लोअर ब्लेड है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, लोअर ब्लेड होगा, इसका नाम क्या होगा, ये सॉरी ये लोअर ब्लेड, ये आंसर होगा इसका, लोअर ब्लेड। और ये इसका वास्तविक डायग्राम इस तरह का होता है, ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ठीक, ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। ये इस हैंडल को अपन ऊपर नीचे करते हैं या शीट को रख के काट देते हैं, सिंपल सा ये है ना। आपने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखा होगा, आम का अचार डालने में, आम काटने के लिए जो यूज़ होता है ना, वही है ये मेटल को काटने में यूज़ होता है। सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, तो ये होता है, ऐसा होता है एक्चुअल डायग्राम इसका। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जिंक कोटेड आयरन। जिंक लेपित लोहे का नाम क्या है। तो जिंक की परत चढ़ी होती है, इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे इन चादरों को, तो ये जिंक कोटेड होती है। जिंक कोटेड को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील, है ना। गैल्वेनाइज्ड स्टील किसे बोलते हैं, विच हैव बीन कोटेड विद जिंक, है ना। जिंक कोटेड जो आयरन होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील, तो ये हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा या गैल्वेनाइज्ड आयरन, नाम ही हिंदी में दिया ही है इसने, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। इसमें शीट मेटल वर्क के काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, तो शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। देखो ये होते हैं स्टेक, एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, और स्टेक का मतलब होता है शीट मेटल वर्क में शीट को इसके ऊपर रखकर तोड़ने मोड़ने में, कोई भी जो
डिज़ायरेबल शेप देने के लिए जो सपोर्ट यूज़ होता है, मतलब सपोर्ट मान सकते हो इसको, उस सपोर्ट को बोलते हैं स्टेक। और ये आपने मोची के पास देखा होगा, जो जूते वगैरह का काम करते हैं ना मोची, वो एक इस तरह का कोई स्टेक यूज़ करते हैं जिसमें जूते को रख के वो कीलें ठोकते करते हैं। तो वही आप समझ लो, शीट मेटल वर्क में जो यूज़ होता है ना सपोर्ट, उसी को बोलते हैं स्टेक। ये हाफ मून स्टेक होता है, ऊपर से गोल होता है ऐसा, इसको बोलते हैं हाफ मून स्टेक। ये बिग आयरन स्टेक होता है, ये ऐसा नुकीला सिरा और इस तरह का, इसको बोलते हैं बिग आयरन। और ये इस तरह का होता है ना, इसको बोलते हैं फनल स्टेक। ये फनल स्टेक है ना, ये डायग्राम आप देख लो, सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये है, ये फिटर शॉप में यूज़ होता है हेचेड स्टेक, जिसको एकदम से तिकोने कोने पर मोड़ते हैं, इसकी मदद से शीट को एकदम तिकोने कोने पर मोड़ते हैं, इसको बोलते हैं हेचेड स्टेक। तो स्टेक का क्या उपयोग है, तो ये सपोर्टिंग पीस के लिए, मैंने कहा ना सपोर्ट ही है ये एक तरह का, तो इसका नाम है सपोर्टिंग पीस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ग्रूवर। अब देखो ग्रूवर का मतलब, ये डायग्राम देखो आप, ग्रूवर, ये इसको बोलते हैं ग्रूवर। यहाँ पे देखो ये शीट मेटल वर्क, मान लो इस शीट को इसके साथ ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के बाद शीट को इधर से मोड़ के इसको ऐसे मोड़ना और फिर यहाँ इसमें बीच में रख के ऐसा दबाना, इसको प्रेस करना, तो ये जो निकल के आता है इसको बोलते हैं ग्रूव, है ना, ये ग्रूव है। तो और जो ग्रूव निकालने के लिए जो काम में आता है उसको बोलते हैं ग्रूवर। तो ये हैंड ग्रूविंग टूल है, इस तरह से काम करता है। एनविल और स्टेक, नीचे स्टेक रख देते हैं और ऊपर से शीट को ज्वाइंट करने के लिए ऐसे ग्रूव से प्रेस करके हथौड़े से इसकी हैमरिंग करते जाते हैं, तो ये ग्रूव निकल के आ जाता है। तो ये इसमें देखो दिया है, पहले इसको बोलते हैं ना, इसको हेम बोलते हैं। ये हेम तैयार किया, फिर दूसरी शीट को इसमें रखा, फिर जॉइंट बनाया और फिर ऐसे ग्रूविंग कर दी इसको, तो ये बन गई सीम, इसको बोलते हैं सीम। ठीक है ना, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे सीमिंग। क्या बोलेंगे, ऐसी बनाने की प्रक्रिया को बोलेंगे सीमिंग। ठीक है ना, तो इस जॉइंट को बनाने के लिए जो औजार यूज में आता है उसको बोलते हैं ग्रूवर। क्या बोलेंगे, ग्रूवर। तो ग्रूवर का उद्देश्य क्या है, सीम को रिलीज करना, सीम को कंप्रेस करना, सीम को क्लोज और लॉक करना, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। सीम को क्लोज और लॉक करना, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोज करके लॉक करता है, इसको हैमर करके पूरा लॉक करता है, तो इसको बोलते हैं लॉक करना। तो सीम को क्लोज और लॉक करना इसका काम होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब अ सर्कल और आर्क विद लार्ज डायमीटर। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो बड़े सर्कल और व्यास बनने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, इसका नाम है ट्रेमेल। ट्रेमेल को इस तरह से रख के शीट मेटल के ऊपर सर्कल काटते हैं हम, है ना, गोल गोल आकृतियाँ बनाते हैं, प्रोफाइल काटते हैं, तो इसका नाम है ट्रेमेल। जब मतलब जहाँ पर विंग कंपास छोटा पड़ जाता है, मतलब बड़े आकार काटने के लिए, मतलब ये जो विंग कंपास का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये एक लिमिटेड डिस्टेंस पर काम करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ही दूरी होती है तो इसको हम हमारी मर्जी से ये एक्सटेंशन रॉड से इसकी कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसके डायमीटर को, रेडियस को। तो ये होता है ट्रेमेल, है ना, इलिप्टिकल ट्रेमेल बोलते हैं इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रेमेल। बड़े व्यास को काटने के लिए जो उपयोग होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल बेवल्ड अलोंग वन साइड। एक पक्ष के साथ सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग, ये होता है क्रीजिंग आयरन स्टेक, इसको बोलते हैं हेचेड स्टेक, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हमारा जो आंसर है वो क्या है, हाफ मून स्टेक, जो कि व्यास में काटने के काम आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। ठीक, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया जॉइंट का नाम क्या है। अब देखो जॉइंट में क्या होता है, देखो मैंने कहा ना, इसको बोलते हैं हेम, ये जो आकृति होती है इसको बोलते हैं हेम, और हेम के अंदर शीट को रख के इसको प्रेस करने की प्रोसेस को बोलते हैं सीमिंग। क्या बोलेंगे, सीमिंग। तो अभी देखो ये दोनों तरफ से तो डबल नाम का शब्द इसमें आएगा कहीं ना कहीं, तो ये डबल, तो डबल ग्रूड सीम जॉइंट। क्या हो जाएगा, डबल ग्रूड सीम जॉइंट, डबल ग्रूड सीम जॉइंट। अब मैं ये जो पूरी प्रोसेस को देख लो, इसको मैंने कहा ना कि इसको बोलते हैं सिंगल हेम, और ऐसे करेंगे तो ये डबल हेम हो जाएगा, और ये वायर्ड हेम, मतलब वायर रख के इसे गोल गोल करेंगे तो ये इसको बोलते हैं हेम। हेम और सीम में बहुत डिफरेंस होता है। देखो ये ओपन हेम, ये स्टैंडिंग सीम, मतलब अब हेम बनाया, लेकिन ये हेम के साथ अगर एक और शीट जोड़ दी तो अब सीम बनना स्टार्ट होगी। फिर डबल स्टैंडिंग सीम, दो शीट जोड़ दी, ये से डबल स्टैंडिंग है ना, ये डबल, तो ये हो जाएगा डबल स्टैंडिंग सीम। फ्लैट हेम, फ्लैट लो ग्रूड हेम, ग्रूड सीम, दो शीट आ गए ना तो सीम बनेगी। अब फिर डबल फ्लैट लॉक सीम, ये देखो ये और ये इधर डबल फ्लैट हो गई, तो डबल फ्लैट लॉक सीम में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और ये होता है टीयर ड्रॉप हेम, देखो यहाँ से थोड़ा सा वायर जैसा, लेकिन इधर से बिल्कुल टच कर दिया, तो इसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप हेम। तो सीम एंड हेम्स ऑफ शीट मेटल वर्क, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हेम किसको बोलते हैं, सीम किसको बोलते हैं, ये डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये हेमिंग है और ये सीमिंग है। जब सिंगल शीट को मोड़ेंगे तो बनेगा हेम, लेकिन जब दो शीट को मोड़ के जॉइंट बनाएंगे तो बनेगी सीम, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीमिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, डबल ग्रूड सीम जॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए सहायक उपकरण का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन द फिगर? ये हम सबको पता है हाफ मून स्टेक, है ना, अभी कितनी बार इसकी चर्चा हुई है। हेचेड स्टेक है, ये इंक्रीजिंग आयरन, ये हॉर्स स्टेक। तो क्या हो जाएगा इसका, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? हाफ मून स्टेक। ये इसका आंसर होगा हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल दैट इज़ यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग? रिवेटिंग सबने देखी है, रिवेट जॉइंट समझते हो ना, ये हेड होता है रिवेट का, ये शैंक और बॉडी, और ये टेल। मतलब आपने देखा होगा गांव में जो बर्तन को रिपेयर करने वाले होते हैं ना, जैसे यहाँ का इसका पेंदा मान लो सड़ गया है या टूट गया है, तो इसको रिपेयर करने के लिए वो क्या करेंगे, एक शीट मेटल का टुकड़ा रखेंगे और इसको छोटे छोटे क्या करेंगे, ऐसे स्क्रू टाइप के शेप में, स्क्रू नहीं बोलेंगे उसको बोलते हैं रिवेट। ऐसे रिवेट रख के हथौड़े से मारेंगे तो ये क्या होता है, पूरा लॉक हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिवेटिंग। तो रिवेट आपने सबने देखे होंगे। तो ये रिवेट का डायग्राम है। रिवेट के डायग्राम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसके भागों के नाम पूछ लेते हैं, जिसको बोलते हैं टेक, ये बॉडी और शैंक है, और ये हेड है। अब रिवेटिंग के दौरान क्या करते हैं, ये तो ड्रिफ्ट है, ये रिवेटिंग करने के बाद मान लो रिवेट को निकालना है तो ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब रिवेटिंग करने के बाद उसको लीक प्रूफ बनाते हैं तो दो टूल यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं फुलरिंग और कल्किंग। ये प्रोसेस होती है रिवेटिंग में। फुलरिंग टूल क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा होता है। फुलरिंग और कल्किंग एक्चुअल में होता है एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस। फुलरिंग मतलब थोड़ा सा मोटा होता है और कल्किंग टूल थोड़ा सा नुकीला होता है, ये कल्किंग टूल। यानी कि जब दो शीट को अगर मान लो रिवेटिंग जॉइंट कर दिया, अब इसके किनार को प्रेस करना है, बिल्कुल सीम को, इसके किनार को प्रेस करके लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है तो कल्किंग करेंगे। लेकिन जब इस पूरे को इसके साथ फैलाने का काम करेंगे ना तो उसको बोलेंगे फुलरिंग टूल, है ना। तो जो इस पहले कल्किंग होता है उसके बाद फुलरिंग करते हैं, तो मेन काम फुलरिंग करता है, जो लीक प्रूफ का जॉइंट कब बनाने का जो काम है वो। तो कल्किंग फॉलोड बाय फुलरिंग, मतलब फुलरिंग टूल जो है वो मेन काम उसका क्या है, वो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब फुलरिंग टूल कल्किंग टूल से हम रिवेट को भी, यहाँ के जॉइंट को भी लीक प्रूफ करते हैं और शीट के जॉइंट को भी लीक प्रूफ करते हैं। तो ये कल्किंग है। और शीट को फैलाने का जो बड़े एरिया में करेगा काम, जो मोटा होता है थोड़ा, उसको बोलते हैं फुलरिंग टूल। तो वो उपकरण कौन सा होगा जो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाता है, वो होगा फुलरिंग टूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुलरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग का उपयोग करके किस धातु शीट को जोड़ना आसान है? तो सोल्डरिंग किस में करेंगे अपन, टिंड प्लेट में करेंगे, लेड में नहीं करेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन में करेंगे, स्टेनलेस स्टील में भी नहीं करेंगे, इसको करेंगे अपन टिंड प्लेट में, ठीक है। ये तो याद ही रखने जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो नरम और भारी धातु लेड, नरम भी होती है लेकिन भारी भी होती है। काला लोहा भारी होता है, नरम नहीं होता। एल्यूमिनियम भी उतना नरम नहीं होता, इससे भी मुलायम क्या है, लेड। कॉपर भी नहीं होगा। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? अब ऐसा रिवेटिंग में कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि यही हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ दिया है तो हम देख लेते हैं। सिंपल बॉल पिन हैमर से ही रिवेटिंग हो जाएगी। बॉल पिन हैमर के भागों के नाम देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ग्रिप, और ये हो जाएगा नेक। अब ये तो हो जाएगा इसके हैंडल के भाग, हैंडल में यहाँ से यहाँ तक का भाग नेक होगा, यहाँ से यहाँ तक का भाग ग्रिप कहलाता है, और इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस को हैंडल हो गई। और ये जो वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हेड। लेकिन हेड में अलग अलग भागों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो गेंद जैसा है ना, इसको बोलते हैं पेन। ये है इसका नेक, ये है आई होल जहाँ पे हम हत्थे को लगाते हैं। वेज, वेज का मतलब ये हत्थे का आगे वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं वेज। और होल को बोलेंगे आई, उस होल में लगने वाले हत्थे के भाग को बोलेंगे वेज, ठीक है। ये हो जाएगा नेक। देखो नेक यहाँ भी है, यहाँ भी है, समझते हो ना, नेक का मतलब गर्दन। और ये अपने जैसे गाल होते हैं ना, उस तरह से हथौड़े का गाल है, तो इसको बोलेंगे चिक, ठीक। ये हो जाएगा पोल, ये जो पिलर है ना इसको बोलेंगे इतने से हिस्से को पोल, और ये हो जाएगा इसका फेस। तो ये हैंडल के हथौड़े के भागों के नाम है। तो कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस मेक्स जॉइंट बाय फास्टनिंग टू एजेस ऑफ शीट मेटल टुगेदर? कौन सी प्रक्रिया शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है? मैंने कहा यदि दो किनारे जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, सीमिंग। और सिंगल को मोड़ रहे हैं तो हेमिंग। हेमिंग और सीमिंग में बस यही अंतर है, सीमिंग मतलब दो, हेमिंग मतलब एक, ठीक। ये अंतर समझ लेना आप। दो शीट को जोड़ेंगे तो सीमिंग, एक को जोड़ेंगे तो हेमिंग, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका हेमिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेक शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए स्टेक का नाम देखो, ये क्या है, ये राउंड है ना, सर्कुलर। तो अब इसमें यहीं देख लो डायग्राम में एक बार आप सारी चीज़ें देख लो। ये हाफ मून स्टेक है, मैंने पहले ही बोला इसे अर्धचंद्राकार होता है ना, इसको हाफ मून बोलेंगे। नाम इसका हाफ मून है तो अर्धचंद्राकार होगा, चांद जैसी आकृति बनी हुई है। बीक होम, ये नुकीला दिखे तो बीक, ऐसा दिखे तो हेचेट, है ना, ऐसा दिखे तो हेचेट, ऐसा दिखे चाकू जैसा तो बीक, चंद्रमा जैसा दिखे तो हाफ मून। और ये ऐसा ना
कुप्पी जैसा, फनल, फनल जैसा दिखे तो ये फनल है। और ये दो मुंह वाला दिखे ना तो ये हॉर्स हेड, घोड़े के सिर जैसा। और ये कन्वेक्स तो दिख रहा है ना गोल गोल, ये स्क्वायर चौकोर है, ठीक है। ये तो हैमर है, ये सेटिंग हैमर हो गया, ये रेजिंग हैमर हो गया, ये रिवेटिंग हैमर, और ये मेलेट, मेलेट मतलब लकड़ी वाला, इसको बोलते हैं मेलेट। तो अब यहाँ पे जो दिखा है ना इसका नाम ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब कि गोल गोल वाले को, तो वैसा ही कुछ है ये। तो वैसा ही कुछ का नाम क्या हो जाएगा, वैसे ही कुछ का नाम होगा राउंड बॉटम स्टेक, ये राउंड बॉटम स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेक शोन इन फिगर, चित्र में दिखाए गए स्टेक का नाम क्या है। मैंने कहा ना कुप्पी जैसा दिखे तो फनल, तो ये आ जाएगा इसका फनल, फनल स्टेक, सिंपल। व्हाट इज़ द नेम पार्ट मार्क एक्स, इसका नाम क्या है। मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, अपर ब्लेड, लोअर ब्लेड, लीवर, खत्म, बस ये यही है, लोअर ब्लेड, अपर ब्लेड और लीवर, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा अपर ब्लेड, शीट कटर ही है ना, ये हो जाएगा अपर ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक कैटेगरीज ऑफ सेफ्टी साइंस आर अवेलेबल, सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं। तो आपके जो पहला ही चैप्टर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का चैप्टर है, उसी में ये दिया है, टाइप्स ऑफ फायर है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, और यही सब उसी में है। तो ये इसमें कुछ सेफ्टी सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, उन सेफ्टी सिंबल्स का एक डिटेल मैंने थोड़ा सा यहाँ डाला है, इसमें देखते हैं। इसमें पहले में शेप, मीनिंग, कलर और एग्जाम्पल। अब अगर मान लो वाइट बैकग्राउंड के साथ सर्कुलर रेड कलर का मार्क हो, तो देखो हमें ये, हमको पता नहीं ये निषेध वाला चिन्ह है, निषेध वाला चिन्ह मतलब ये नहीं करना है, तो ये निषेधात्मक चिन्ह को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोहिबिशन साइन। तो एक प्रकार तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, प्रोहिबिशन साइन, ठीक। इसमें रेड होगा मतलब रेड कलर का चिन्ह होगा और वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, ठीक है। व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पर रेड कलर का सिंबल होगा, उसको बोलेंगे प्रोहिबिशन साइन। मतलब जैसे कि नो स्मोकिंग, स्मोकिंग यहाँ पे करना मना है, तो ऐसे मनाही वाले जो संकेत होते हैं उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। बैकग्राउंड व्हाइट, सिंबल रेड कलर के सर्कुलर में, और ये चौकोर में व्हाइट बैकग्राउंड होगा, ये प्रोहिबिशन साइन है। रेड कॉन्ट्रास्ट, और जो मतलब रेड कलर का होगा, और कॉन्ट्रास्ट मतलब कि बैकग्राउंड कौन सा होगा, व्हाइट होगा इसका। नेक्स्ट होता है सर्कल, मतलब ये मैंडेटरी एक्शन है। मैंडेटरी एक्शन यानी कि ये ब्लू कलर में होंगे, लेकिन जो बैकग्राउंड होगा वो इनका भी व्हाइट होगा, लेकिन ये होगा एक्चुअली कलर ये सब ब्लू है, ब्लू कलर में होंगे ये। तो ब्लू कलर वाला होगा ये मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है जैसे वियर आई प्रोटेक्शन, जैसे चश्मा पहनिए, धीमे चलिए, ठीक है ना, मास्क लगाइए। जो सलाह देने वाले होते हैं ना, ज्ञान देने वाले, आपको समझना है तो इस तरह समझ लो, जो ज्ञान देने वाले हो वो ब्लू कलर में होंगे, लेकिन बैकग्राउंड कौन सा होगा, व्हाइट होगा। इनको बोलते हैं मैंडेटरी एक्शन। मैंडेटरी मतलब ये करना ही है आपको, आपकी सुरक्षा के लिए। ये दूसरे नंबर के हो गए। अब नेक्स्ट होगा ट्रायंगुलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होंगे, लेकिन पीले कलर के होंगे। जो त्रिभुजाकार होंगे वो वार्निंग होगी, समझ में आया ना। ये नुकीला है मतलब कि चुभ जाएगा, इसको बोलेंगे वार्निंग दे रहा है वो आपको। इस तरह से याद रख लो कि नुकीला वाला वार्निंग देगा, नहीं तो चुभ जाएगा आपको, ऐसे याद रख लो। तो येलो कलर में बैकग्राउंड ब्लैक होगा, मतलब काले कलर की पृष्ठभूमि में येलो कलर का ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अब ये डेंजर फ्लेमेबल मटेरियल, जैसे मान लो आग हो गया, फायर, एक्सप्लोजिव, इस तरह के खतरों की जानकारी देने वाले को ट्रायंगुलर शेप में येलो बैकग्राउंड में रखेंगे, लेकिन काले कलर का चिन्ह होगा इसमें, मतलब काली बॉर्डर से होगा इसको। ये ट्रायंगुलर शेप में होंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वार्निंग सिंबल। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का। अब नेक्स्ट कैटेगरी में ये जो दोनों है ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, और इस कैटेगरी का नाम है इन्फॉर्मेटरी सिंबल। यानी कि फायर एंड सेफ्टी का अलग कर दिया इसने और सेफ्टी का अलग कर दिया। तो जो जनरल सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे यहाँ से भागिए, है ना, यहाँ इमरजेंसी विंडो है या असेंबली पॉइंट है, इस तरह की जानकारी, चिकित्सा वगैरह की सूचना देना कि यहाँ आगे अस्पताल है, स्कूल है, इस तरह की जो सूचना देने वाले चिन्ह होंगे, जो कि ग्रीन कलर में अक्सर आपने देखे होंगे। ऐसे ग्रीन कलर के जो साइन होते हैं वो होते हैं इन्फॉर्मेटरी साइन, इन्फॉर्मेटरी सिंबल। तो ये ग्रीन कलर के होंगे रेक्टेंगुलर शेप में, इनको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन सिंबल। लेकिन अगर मान लो फायर सेफ्टी से रिलेटेड है तो वो रेड कलर के रेक्टेंगल में होंगे। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटरी साइन या इन्फॉर्मेशन सिंबल। तो ये 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं, इसको आप याद कर लेना। यहाँ पे कुछ कलर कोड भी साथ में देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो कलर कोड यूज़ होते हैं उसको, अगर रेड कलर में है तो फायर, मैंने कहा ना कि रेड कलर जहाँ पे फायर का नाम है तो वो रेड कलर में होगा, तो फायर और डेंजर को रेड कलर में शो करेंगे। लेकिन काशन है मतलब चेतावनी अगर है, हजार्ड है, खतरा है, मैंने कहा ना खतरा है तो नुकीला यानी कि ट्रायंगल में होगा, येलो कलर में होगा। ग्रीन मतलब अस्पताल, फर्स्ट एड, यहाँ भागिए, छुपिए, इस तरह का होगा, वो ग्रीन कलर में होगा। और मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कि भाई चश्मा लगाओ, है ना, हेलमेट पहनो, इस तरह का जो रिक्वायर्ड एक्शन है। साइन ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की जो जानकारी देंगे वो हैं ब्लू कलर में होंगे,
हेलमेट, टोपी, चश्मा इत्यादि पहनने की जानकारी। और ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड येलो, ये हाउसकीपिंग और ट्रैफिक हजार्ड की मार्किंग, ये रोड पर आपने देखा होगा। रोड पर मार्किंग मतलब ये जो ट्रैफिक की भी जानकारी देंगे कि यहाँ ट्रैफिक से खतरा हो सकता है या कचरा, ऑयल से पैर स्लिप हो सकता है, इस तरह की जानकारी, हाउसकीपिंग की जानकारी देने के लिए ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक एंड येलो, इस तरह का जो ये येलो भी हो सकती है लाइन है, तो इस तरह के सिम्बॉल्स को बोलेंगे ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक एंड येलो। ये कलर कोड एक्चुअल में, सिंबल नहीं है, कलर कोड है, सॉरी। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, पाइप के भी कलर कोड होते हैं। पाइप के कलर कोड का मतलब अगर वाटर और पोर्टेबल चीज़ें हैं तो ये ग्रीन कलर के पाइप होंगे इसमें। तो ग्रीन कलर के पाइपलाइन हमेशा काई की पानी की पाइप होगी। स्टीम हमेशा इस कलर की, मरून कलर जो भी है ये, है ना, इस कलर में होगी। ऑयल और कंप्रेस्ड एयर इस कलर में होगी, है ना, स्काई ब्लू। और एसिड और अल्कलाइज का कलर ये फिक्स है कलर कोड, ये एसिड और अल्कलाइज के लिए। गैसेस अदर जैसे एलपीजी वगैरह कोई गैस है तो उनका कलर कोड कौन सा है, पीला है। और फायर फाइटिंग, जैसे मान लो हाइड्रेंट लाइन है जो फायर फाइटिंग के लिए है, मतलब ये जो नॉर्मल वाटर है उसके लिए ये पोर्टेबल कलर जो है ना वो ग्रीन है, लेकिन अगर फायर फाइटिंग के लिए वो वाटर लाइन है, हाइड्रेंट लाइन है ना, जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, तो उसको रेड कलर की कोटिंग में कलर मार्किंग करेंगे। तो इस कलर कोडिंग से क्या होता है, इंडस्ट्री में सबको पता होता है कि कौन सी पाइपलाइन में कौन सी चीज़ फ्लो हो रही है। तो ये कलर कोड एक तरह से सेफ्टी में ही आते हैं। तो ये साथ में ये भी मैंने आपको बता दिए। तो इसमें क्या दिया है, चित्र में दिखाया गया चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है। तो ये चेतावनी चिन्ह देखो, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, वार्निंग, मतलब कि चेतावनी देना, मतलब आग लगने का खतरा, रिस्क ऑफ फायर। वाई एसिड टैंक्स आर मेड ऑफ लेड शीट्स। एसिड टैंक लेड शीट से क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो एसिड टैंक इस तरह के होंगे, इसको लेड शीट से बनाने का कारण ये है कि इसमें जंग ना लगे, संक्षारण ना हो, ताकि इसमें से एसिड का रिसाव ना हो, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोसिव, संक्षारण से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड इन द शीट मेटल वर्क एज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए शीट मेटल में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ये क्या है, मैंने अभी बताया था, इसको ट्रेमेल बोलते हैं। ये इस तरह के व्रत काटने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम है ट्रेमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए गेज का क्या नाम है। तो ये है वायर गेज। इससे क्या नापते हैं, वायर की साइज नापते हैं ना। तो जितने ज़्यादा गेज होंगे उतना वायर छोटा होगा। इसमें उल्टा चलता है, देखो 14, 15, 16, 17, 18, ये छोटे जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतना पतला वायर होता जाएगा, और जैसे नंबर कम होते जाएंगे उतना मोटा वायर होता जाएगा। ये 1, 2, 1 वाला सबसे बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करते करते ये क्या है, छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इस तरह से इसको वायर की साइज़ नापते हैं इससे। तो ये क्या है, वायर गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना, SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका नाम क्या हो जाएगा, वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रूल की रीडिंग की सटीकता क्या है। सटीकता, परिशुद्धता, अल्पतमांक, जिसको बोलते हैं ना, एक ही चीज़ है ये, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी बोल दो। तो इसको सटीकता मतलब अल्पतमांक, मतलब कितना कम से कम स्केल से नाप सकते हैं। तो सिंपल 0.5 नाप सकते हैं, आधा mm तक नाप सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 0.5 mm। विच टाइप ऑफ टूल इज यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस। चौकोरता जांच करने के लिए, सबको मालूम है चौकोरता मतलब ट्राई स्क्वायर, यानी कि गुनिया। ये इसके भाग हैं, ये बर स्लॉट है, ये स्टॉक, इस ब्लेड को बोलते हैं स्टॉक। ये बर स्लॉट है जिसमें ये ब्लेड फंसा हुआ होता है, 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये ब्लेड है स्ट्रेट एज, ये स्ट्रेट एज, ये स्टॉक। मेन तो ये स्टॉक के बारे में पूछता है कभी कभी। तो ये क्या है, चौकोरता की जांच करता है। चौकोरता की जांच करने के लिए क्या नापे, क्या यूज़ करेंगे हम, ट्राई स्क्वायर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, पतली शीट को संभालते समय कौन सा सुरक्षा परिधान पहनना चाहिए। हमको पता है कि अगर पतली पतली शीट से हमें काम करना है तो हमको दस्ताने पहनने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी सोचना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शीट मेटल हैज़ बेटर अपीयरेंस देन द अदर मेटल्स। कौन सी शीट अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। बेहतर दिखने में कौन सी धातु अच्छी होती है, दिखने में जो अच्छी धातु है वो कौन सी होगी, कॉपर शीट अच्छी दिखती है। अपीयरेंस के बारे में पूछ रहा है वो। विच शेयरिंग मशीन इज एडवांटेजियस फॉर सिंगल और कंटिन्यूस कटिंग एक्शन। कौन सी शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फ़ायदेमंद है। अब हमें पता है कि निरंतर काटना है मतलब कोई ना कोई मशीन होगी, इसमें मैनुअल कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये है, इस तरह की ये मशीन होती है शेयरिंग मशीन। इसका नाम है गिलोटिन शेयर, है ना। गिलोटिन शेयर जो मशीन है ये निरंतर मतलब रेगुलरली काटती है शीट को, इसमें लगातार कटिंग ऑपरेशन चलता ही रहता है। तो ये रेगुलर कट रहा है। इसके भागों के नाम हाउसिंग, मोटर, ड्राइव सिस्टम, लेवलिंग, है ना, डिटेल स्लॉट्स, डोटेल स्लॉट, फुट कंट्रोल्स, बेड, ये इस तरह के इसके भागों के नाम है। हालांकि ये भागों के नाम आएगा नहीं, केवल नाम याद रखना काफ़ी है इसका।
इसका गिलोटिन शेयर बोलते हैं इसको, जो रेगुलरली मतलब निरंतर शेयर मतलब निरंतर काटने के लिए जो उपयोग करते हैं उसका नाम याद रख लेना, ये होता है गिलोटिन शेयर। कौन सी शेयरिंग मशीन का उपयोग शीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हैंड शेयर, ठीक है ना, हैंड लीवर शेयर, सिंपल मशीन। नेक्स्ट, शीट मेटल के कार्य में विंग कंपास का उपयोग क्या है? इसको बोलते हैं विंग कंपास, ये है विंग कंपास। विंग कंपास का उपयोग क्या है? देखो इसको ये क्या करते हैं, छोटी छोटी दूरियों पर मार्किंग करते हैं, है ना, छोटी छोटी दूरियों पर मार्किंग करते हैं और डिस्टेंस को क्या करता है, भागों में विभाजित कर देता है। तो विभाजित करने को क्या बोलेंगे? स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब दूरियों को कम करना। कम करने से इसका मतलब है कि इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम मार्किंग कर सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, फिर 5 का रेडियस ले लिया। इसको डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस को डिस्प्लेस करने के भी काम आता है। जैसे मान लो यहाँ पे स्केल में नाप ली 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से नाप के फिर शीट पे मार्क करना है, तो यहाँ से यहाँ तक रख के मार्क कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। तो स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंसेस मतलब स्टेप में काम करना, उसको बोलते हैं विंग कंपास, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। शीट मेटल में टिनमेन के एल स्क्वायर का उपयोग क्या है? टिनमेन का मतलब ये तो बड़ा जो गुनिया होता है ना, ये छोटा तो ट्राई स्क्वायर होता है, लेकिन बड़ा जो होता है इसको बोलते हैं टिनमेन स्क्वायर। तो टिनमेन स्क्वायर क्या काम करता है? ये देखो संकेंद्रता की जांच नहीं करता है ना बेलनाकार की जांच करेगा, तो ये दो तो हो नहीं सकते। कोणीयता भी नहीं जांचेगा, ये क्या जांचेगा? परपेंडिकुलरिटी की, ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है कि नहीं, इसका भी काम यही है। लेकिन ये चौकोरपन या मतलब लंबवता की जांच करना एक ही चीज़ है। तो इसका नाम है टिनमेन स्क्वायर, बेलनाकारिता की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू मेक रेडियस गेज? अब रेडियस गेज क्या होता है? ये देखो ये रेडियस गेज होता है। रेडियस गेज में क्या होता है? ऐसे फिलेट होते हैं, इनको बोलते हैं फिलेट। तो ये फिलेट की रेडियस को जांच करने के लिए जो उपयोग होता है ये इंटरनल हो जाएगा। ये कनकेव रेडियस है, मतलब अंदर की रेडियस जांच करने के लिए अंदर वाले का इस्तेमाल करेंगे और बाहर वाले का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों ही तरीके से ये काम करता है ना। तो ये हो जाएगा ये कन्वेक्स रेडियस, ये कनकेव रेडियस। और लॉकिंग डिवाइसेस होती है, ये इनक्राइब्ड मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है इस पर छपे होते हैं। और ये क्या डबल साइडेड लीव है, तो ठीक है, इसमें कोई इतना डिटेल में जाना नहीं अपने को। रेडियस गेज होता है जो रेडियस नापने का काम आता है, सिंपल सी बात है। तो ये किस धातु का बना होगा? तो सारे जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो होंगे हार्डन्ड स्टील के, ताकि इसकी विकृति नहीं आए या टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन नहीं आए। तो ये कठोर शीट मेटल के बने हुए होंगे, सिंपल सा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग एंगल विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री? संयोजन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की सटीकता के भीतर के कोणों की चिन्हित करने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन सेट में अलग अलग बहुत सारे चीज़ें लगी होती है। तो इसमें 3 तरह के हेड होते हैं। एक तो ये होता है सेंटर हेड, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, और ये होता है स्क्वायर हेड। तो अब इसमें जो कोण को नापने का जो इस्तेमाल होता है वो प्रोटेक्टर हेड में, क्योंकि प्रोटेक्टर मतलब चांदा, तो यही नापेगा इसमें। तो इसके भागों के नाम देख लो, ये लॉक बोल्ट होता है, सेंटर हेड मैंने बोल ही दिया है। डायरेक्ट रीडिंग स्केल यहाँ होता है, इसमें लॉक बोल्ट, ये मतलब ये प्रोटेक्टर हेड के हिस्सों के नाम। ये स्पिरिट लेवल भी होता है, इसमें लेवलिंग भी चेक कर सकते हैं इससे। ये स्टील रूल होता है नीचे इसका, ये लॉक बोल्ट, स्क्वायर हेड, स्पिरिट लेवल, स्क्राइबर। स्क्वायर हेड तो इसका खुद का ही पूरे असेंबली का नाम है। ये स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, ये 3 हेड इसमें होंगे। और डिग्री जो मैं नापेगा वो होगा कौन सा होगा? प्रोटेक्टर हेड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटेक्टर हेड। विच स्टेक इज यूज्ड फॉर टर्निंग ऑफ फ्लेंजेस ऑन मेटल डिस्क? धातु डिस्क पर फ्लेंज को मोड़ने के लिए किस स्टेक का उपयोग करते हैं? तो फ्लेंज को मोड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होगा हाफ मून स्टेक, गोलाकार आकृति में मोड़ना, ठीक, मोड़ने का मतलब गोलाकार आकृति। नेक्स्ट, सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक सोल्डर? सोल्डर बनाने के लिए हम काय का इस्तेमाल करेंगे? प्योर या मिश्र धातु, या तो प्योर मेटल होगा या फिर अलॉय होगा। सोल्डर क्या होता है? एक प्रकार का अलॉय ही होगा मैक्सिमम केसेस में। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ये तो एक बच्चा भी बता देगा कि पानी कितने डिग्री पर उबलता है। क्वथनांक बोलते हैं जिसको, 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा, यानी कि उबल जाएगा। विच द यूनिट ऑफ करंट? करंट की इकाई क्या होगी? एम्पियर में नापते हैं करंट को। और वोल्टेज को नापेंगे वोल्ट में। ओम में नापेंगे रेजिस्टेंस को, यानी कि प्रतिरोध को। शक्ति को नापेंगे वाट में। वाट है शक्ति की इकाई, ये है प्रतिरोध की इकाई, ये वोल्टेज की विभव की इकाई, और ये है धारा की इकाई, यानी कि करंट की इकाई। तो यूनिट ऑफ करंट या धारा की इकाई को बोलेंगे एम्पियर, ठीक। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? करंट। करंट यानी कि आई। आई यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। आवेश यानी कि NE/T। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इससे हम करंट निकाल सकते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? करंट, धारा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 625, कुछ नहीं करना है, 625 का वर्गमूल निकालना है, क्या आ जाएगा 25, ठीक है, 25 गुणित 25 625, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 625 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 625 काई से आएगा, 25 गुणित 25 से आएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई सिंपल गुणा करना है, 80 आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन किसको बोलेंगे, साधारण मशीन के अनुपात में यांत्रिक लाभ, साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। अब देखो सिंपल मशीन मतलब लीवर, इसका मतलब होता है लीवर। लीवर 3 टाइप के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है लोड और एक होता है एफर्ट और एक होता है वेलोसिटी रेशियो। अब लोड अपॉन एफर्ट को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के अनुपात को बोलते हैं इफिशिएंसी, है ना, यानी कि दक्षता। तो दक्षता का मतलब क्या होगा, दक्षता का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, यानी कि यांत्रिक लाभ बटे में वेग अनुपात, इन दोनों के अनुपात को बोलेंगे दक्षता, यानी कि इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा लोड अपॉन में एफर्ट को बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लोड अपॉन में मूवमेंट ऑफ एफर्ट, इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात। अब ये जो लीवर होते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अब एक बार आप डायग्राम में देख लें कि कौन सा क्लास 1 है, कौन सा क्लास 2 है, कौन सा क्लास 3 है। क्लास 1 में क्या होता है, सबसे पहले लोड होता है, बीच में फलक्रम और लास्ट में फोर्स होता है। फिर क्लास 2 लीवर में क्या होगा, लोड बीच में आ जाएगा, है ना, एफर्ट और फलक्रम आजू बाजू में होंगे। और क्लास 3 में क्या होगा, फलक्रम सबसे पहले आएगा और लोड और फोर्स की जगह अदला बदली हो जाएगी, यानी कि फोर्स बीच में आ जाएगा और लोड लास्ट में चला जाएगा। ये 3 टाइप के लीवर होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, उपकरण का नाम पहचाने। सबको मालूम है ये ट्राई स्क्वायर है, इसमें कुछ भी बताने जैसा बचा ही नहीं है, इतनी बार मैं बता चुका हूँ इसको। उपकरण का नाम पहचाने, बच्चा भी बता देगा, बॉल पिन हैमर, ठीक। उपकरण का नाम पहचाने, क्या है ये है कटिंग प्लायर, ठीक, कटिंग प्लायर। नेक्स्ट, उपकरण का नाम पहचाने, लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा यानी कि मेलेट। कितने इजी क्वेश्चन। उपकरण का नाम पहचाने, पाना, ओपन एंड स्पेनर, ये भी ओपन ये भी ओपन, लेकिन ये डबल एंड तो नहीं दिया इधर, एडजस्टेबल नहीं, रिंग, ओपन एंड, या डबल ओपन एंडेड बोलते हैं इसको, लेकिन ये अब डबल दिया नहीं है तो ओपन एंड बोलेंगे इसको। नेक्स्ट, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, विच डायमेंशन इज करेक्टली मार्क्ड ऑन सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। ड्राइंग से क्वेश्चन है। तो देखो ड्राइंग में हमको मालूम है कि जब व्यास को दिखाएंगे तो इसी तरह से दिखाएंगे, मतलब जो डायमीटर को शो करेंगे तो ये क्रॉस में कभी नहीं शो करेंगे, ये डायगोनल होगा और दोनों तरफ से होगा, इसको बोलेंगे डायमीटर। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर ये होगा A2। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही तरफ से शो कर रहा है, पूरा नहीं यहाँ शो कर रहा है, और इधर तो करेंगे ही नहीं, तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिक्वेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय का शिष्टाचार है। शिष्टाचार को आप सब जानते हो, पढ़ के समझ में आ जाएगा। एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, 1 शुड ड्रेस फॉर्मली, काम के समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। अब ये समय की पाबंदी का कोई मतलब नहीं है इसमें। एक के पास फैंसी मोबाइल रिंग नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति अपने काम के साथ कूड़ा डालना चाहिए। सर तो ये होगा ही नहीं, ये तो यही आंसर होगा इसमें। देख के समझ में आ रहा है कि ऑफिस में तो यही करेंगे भाई, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे हम। एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। नेक्स्ट, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, मतलब बोलने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, उनको बोलेंगे होमोफोन। होमोफोन में जैसे कैसे शब्द आएंगे इसमें, जैसे कि मान लो देयर, THERE, देयर मतलब जगह, यहाँ वहाँ, ठीक है ना। और एक होता है THEIR, देयर मतलब उनका। बोलने में तो ये भी देयर है ये भी देयर है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो गए। तो बोलने में एक जैसे लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को बोलेंगे होमोफोन, ठीक है। जैसे ब्रेक,
BREAK, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और एक होता है BRAKE, ब्रेक मतलब ये ब्रेक मारना, मतलब रोकना। ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, बोलने में सेम परंतु मीनिंग अलग अलग, ऐसे शब्दों को बोलेंगे होमोफोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हेल्प मी लर्निंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। कौन सा? डर नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, शर्म नहीं करेगी, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, यानी कि निष्ठा। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न में से कौन सा वाक्य विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो इसमें ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेगा, जब सहायक क्रिया आगे लगी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, सीधी सी बात है। इज देयर एनी साइट इंजीनियर, क्या वहाँ कोई साइट इंजीनियर था, तो क्वेश्चन मार्क लग गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सहायक क्रिया आगे है या वाई मतलब WH वर्ड होगा, या तो कोई WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ड, या हेल्पिंग वर्ब अगर आगे लगी हो सेंटेंस के तो वो क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन इज कैपिटल लेटर, सबको मालूम है कि जब सेंटेंस शुरू होता है तब कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। किसी का नाम हो तब भी करेंगे, जगह का नाम हो तब भी करेंगे, सभी में करेंगे, तो सभी में पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्न में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। खाना खा लो, मरम्मत कर लो, गरम या शोरबा, इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो किसी वस्तु की स्थिति बता रहा है। एक्सप्लेन मतलब वर्णन कर रहा है उसका। गरम, ठंडा है या गरम है वो उसकी स्थिति बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरम। नेक्स्ट, whom someone says thank you we should reply and say, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें इसका जवाब देना चाहिए। सबको पता है कि हम क्या करेंगे? यू आर वेलकम। कोई थैंक यू बोलेगा तो हम वेलकम करेंगे उसका। नेक्स्ट, चूज द ओड वर्ड, ओड वर्ड मतलब अलग शब्द पहचाने। प्लीज़, सॉरी, पेपर, थैंक्स, तो देखो प्लीज़, सॉरी और थैंक्स ये कम्युनिकेशन के शब्द है, मतलब वार्तालाप में उपयोग होते हैं। पेपर अलग चीज़ हो गया तो ये अलग हो जाए। ओड मतलब अलग को चुनना है, हिंदी में लिखा है ये विषम को चुनना है। आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किस चीज़ के साथ काम करूँगा। नेल पॉलिश को वेल्डर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। रोबोट का भी कुछ नहीं करेगा, वेल्डिंग टूल का इस्तेमाल करेगा। लैपटॉप का कोई काम नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है। होपफुल नहीं होगा, गर्म ठंडा ही होगा ना, ब्लू नहीं होगा, अर्जेंट नहीं होगा, तो वार्म होगा। वार्म या कोल्ड होगा, मौसम कैसा होगा, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक है ना, तो वार्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड व्हेन डोनेट्स, शब्द जब को दर्शाता है। अच्छा, व्हेन डोनेट्स मतलब जब क्या है, टाइम को बता रहा है ये, तो क्या हो जाएगा? ये टाइम वाला है उसमें कुछ टाइम, तो ये क्या बताएगा? व्हेन मतलब कब, यानी कि समय को बताने वाला शब्द ढूंढना है इसमें। नेक्स्ट, राहुल इंजॉयज विथ हिज पेट डॉग, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मज़ा आता है। खेलने में ही मज़ा आएगा, दुलाने में, डूइंग, लिखने करने में कुत्ता क्या करेगा? उसने करेगा, खेलने में काम आएगा, तो ये खेलने में काम आएगा। नेक्स्ट, having a clear idea of our personality including strength, weakness, thoughts, beliefs, motivation, values etc is called, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे हम। बिलीफ, मीथ, थ्रेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सेल्फ अवेयरनेस, कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आत्म जागरूकता। ठीक। नेक्स्ट, आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। पर्सनल स्ट्रेंथ, हमारी व्यक्तिगत ताकतें ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, तो क्या आंसर होगा इसका? पर्सनल स्ट्रेंथ या व्यक्तिगत ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, कौन सी क्वालिटी ऐसी हैं जो नेगेटिव होती हैं, जिन पर हमें काम करना होगा। ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। तो हमें किस पर काम करना चाहिए? हमारी कमजोरियों पर काम करना होगा, ताकि हम उन पर काबू पा सकें, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आत्मविश्वास तो हमारी ताकत होती है, हार्ड वर्किंग भी होती है, एक्टिव भी होती है। क्या होता है? बीइंग लेजी, आलसी होंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत कमजोरी को दर्शाता है। नेक्स्ट, गोल्स आर टू टाइप्स, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, अमीर और गरीब, निश्चय नहीं। ये होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। भाई हमारे जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को मैं ऐसे समझ लो, जैसे कि आपको ITI का एग्ज़ाम पास करना है, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लक्ष्य, कि अभी हमारे सामने ITI है तो ITI की एग्ज़ाम पास करना, ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य हो गया। लेकिन जीवन में मान लो हमें
रेलवे में ALP बनना है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म, इसमें समय लगेगा, हमको तैयारी करना पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि मैं आगे ITI करके पहले तो ITI की एग्ज़ाम पास करूँगा। तो ये तो क्या है, छोटी अवधि का है, मतलब 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मैं ITI पास कर लूँगा, तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं ALP की तैयारी करूँगा, फिर लोको पायलट बन जाऊँगा रेलवे में, या टेक्नीशियन बन जाऊँगा। ये लॉन्ग टर्म गोल होंगे। तो लक्ष्य कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। नेक्स्ट, तनाव क्या है, तनाव क्या है, आनंद की अनुभूति को तनाव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आश्चर्य की अनुभूति भी नहीं है, आनंद की अनुभूति भी नहीं है। निराशा या निराशा की भावना, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, इसको बोलते हैं हम तनाव, स्ट्रेस। तभी होता है ना जब हम निराश हो जाते हैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव के संकेत इनमें से कौन सा है। तो अच्छा तनाव का संकेत मतलब यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, ये तो अच्छा संकेत नहीं है। खुद पर शक करता है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। लंबे समय तक नींद की कमी नहीं होती, मतलब डू नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस ऑफ स्लीप, मतलब जैसे ऐसा कोई छोटा मोटा तनाव जिससे आपको नींद में आपका नुकसान है, मतलब आपको नींद अच्छे से आ रही है, लॉन्ग टर्म टेंशन नहीं हो रही है, तो ऐसा तनाव ठीक है कि थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, नहीं तो हम आदमी क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। तो ये गुड स्ट्रेस माना जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य की हानि नहीं होती है, तो ये हो जाएगा। अब ये तो होगा नहीं, शारीरिक रूप से बीमार बनाएगा, ये अच्छा तनाव थोड़ी होगा। नेक्स्ट, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। मतलब एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर, मतलब जो तनाव को रोकते हैं उसको स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। ये भाई इससे मुझे तनाव नहीं होता है या मेरा तनाव दूर होता है, उसको स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो स्ट्रेस बस्टर कौन सा नहीं होगा, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है। समय पर बिस्तर पर जाना, इससे भी स्ट्रेस कम होगा। म्यूजिक सुनने से भी स्ट्रेस कम होता है, पर ऐसा नहीं सुनते ही रह जाएं, नहीं तो और स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, थोड़ा। और गार्डनिंग, बागवानी करना, मतलब पेड़ पौधों के बीच रहना, गार्डनिंग करना, ये तनाव को कम करता है। लेकिन लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचने से तनाव दूर नहीं होगा, तो ये स्ट्रेस बस्टर नहीं होगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंडफुलनेस क्या है, व्हाट इज माइंडफुलनेस। बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर मेंटर बोलते हैं ना माइंडफुलनेस ऐसे करके कई सारे सेशंस चल रहे हैं। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, मतलब सामने वर्तमान में जीना, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो वर्तमान में जीने को हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक, ये तो है, हो नहीं सकता। यह आपके दिमाग को तेज़ करने के बारे में, ये इसका ठीक है, लेकिन यह नहीं है। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, मतलब मैंने कहा ना जो मौजूद चल रहा है, मौजूदा जो जिंदगी है उसमें उपस्थित रहना, टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, इसको बोलेंगे माइंडफुलनेस। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन अ मोमेंट। ठीक, यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए, ये नहीं होगा। तनाव के बारे में निम्नलिखित में से, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में क्या चीज़ सही है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। तनाव कम नहीं हो सकता है, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो तनाव को क्या करते हैं, उसको करते हैं मैनेज करते हैं ना, तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज, बोलते हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब कोई उसके लिए मेडिटेशन करता है, सो जाता है, गार्डनिंग करता है, म्यूजिक सुनता है, तो इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है। किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ओनली एक्सपर्ट्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। कई बार एक्सपर्ट भी फेल हो जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो समस्या का समाधान कर देता है ना। द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में उतने ही बेहतर। देख के ही समझ में आता था कि यही आंसर होगा इसका, है ना। तो जितनी ज़्यादा आप समस्याओं का समाधान करेंगे उतने ही आप समस्याओं को सुलझाने में बेहतर होंगे। कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी ऐसा है नहीं, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। हम क्या डिसीजन मेकिंग में, जैसे हम कोई फैसला लेते हैं तो किस चीज़ को अहमियत देते हैं। हमारा मूड, भाई मूड तो चेंज होता रहता है, इस पर हम फैसले नहीं कर सकते। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो मूड में आदमी आवेग में आकर कोई भी गलत फैसला ले सकता है, तो ये नहीं होगा। चॉइसेस ऑफ योर फ्रेंड से क्या लेना देना, दूसरों के बलबूते पे या दूसरों की राय पे हमें काम करना ही नहीं चाहिए जीवन में कभी भी। रूल्स ऑफ योर ओन कम्युनिटी रिलीजन, ये चीज़ें ऐसी है कि आदमी को ले डूबती है। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आपको लीड करेंगे तो फिर आप खुद के डिसीजन कैसे लेंगे। खुद के डिसीजन तभी ले पाएंगे जब हम पर्सनल प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखेंगे। मतलब आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या हैं, भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं वही डिसीजन लूँगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस पर हम डिसीजन लेंगे। ना तो धर्म से कोई लेना देना है, ना किसी कम्युनिटी, ना जाति, ना कोई देश, ना कोई फ्रेंड, ना कोई मिजाज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज
इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट। भाई स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्वॉट क्या एक टेक्निक है जिससे हमें एनालिसिस करने में मदद मिलती है। सेल्फ एनालिसिस कर लो या किसी भी चीज़ में स्वॉट लगाया जा सकता है। स्वॉट में पहले इसका मतलब स्ट्रेंथ, मतलब हमारी ताकतें क्या क्या है, भाई ये चीज़ मुझे करना है तो इसमें मेरे फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना स्ट्रेंथ होता है। वीकनेस मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारी ताकतें ही है मेरे पास, कमजोरियां है ही नहीं, तो कमजोरियों को भी लेके चलना वो होती है वीकनेस, है ना। SWOT, है ना, ये स्वॉट शब्द बनता है इससे। अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे मान लो मुझे रेलवे का एग्जाम पास करना है, तो स्ट्रेंथ क्या है, मैं जल्दी याद कर लेता हूँ, जल्दी उठ लेता हूँ, समय दे देता हूँ। लेकिन वीकनेस क्या है, मोबाइल चलाने लग जाता हूँ तो इंगेज हो जाता हूँ, ये वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी मतलब अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, उसमें नेट चलता है, तो मैं सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी हो गई। या कोई दोस्त मेरा अच्छा पढ़ने में है तो उससे मदद ले सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी हो गई। या कोई टीचर अच्छा है तो उससे मदद ले सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। मेरे पास किताबें हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ में आएगा। थ्रेट मतलब रुकावटें क्या क्या आ गई, मतलब रुकावटें मतलब ऐसी है जो अनसर्टेन चीज़ें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो बीमार हो गए, स्वास्थ्य अच्छा रखना है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई काम आ गया, ये सब थ्रेट्स होते हैं। तो इन सबको एक सिस्टमेटिक मैनर में रख के फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये खत्म हो गया आज का। तो ये था फिटर का सेट नंबर 3। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, है ना। तो आपने इसको देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।